तो इस वीडियो में हम प्रोबेबिलिटी को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं अगला टॉपिक। और अगला टॉपिक है आपका बेस थ्योरम। लेकिन बेस थ्योरम से पहले एक छोटा सा रूल है जिसको आपको जानना चाहिए। अगर वो रूल आपको समझ में आ गया तो बेस थ्योरम, जिससे लॉन्ग सेक्शन में क्वेश्चन आता है, वो आपका 90% क्लियर हो जाएगा। तो उस टॉपिक का नाम है टोटल थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो इस वीडियो में हम कुछ एग्जाम्पल्स के हेल्प से जानेंगे क्या होता है टोटल थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी, कैसे आपको इस पे सवाल सोचना है। देखिए एग्जाम्पल 1, एक एग्जाम्पल हम से चल रहे हैं, उसी से आपको अंदाज मिल जाएगा। देखिए जैसे मान लीजिए कि हमने 3 क्वाइन बनाया, एक क्वाइन लिया और ये एक अच्छा क्वाइन है, फेयर क्वाइन है, इसमें 50-50 चांस है हेड और टेल आने का। तो हेड आने का चांस हाफ, टेल का भी चांस हाफ। एक दूसरा क्वाइन लिया हमने जिसमें क्या है कि आपका हेड आने का चांस ज़्यादा है और वो है आपका 75% और टेल आने का 25%। तो इसमें आपको हेड आने का चांस जो है वो है आपका 3/4। और एक तीसरा है क्वाइन जिसके दोनों साइड जो है हेड है, तो इसमें हेड आने का चांस कितना हो जाएगा? 100%, यानी 1। अब क्या किया गया है कि इस 3 हमारे पास मीडियम है। अब 3 मीडियम हमको दे दिया है और क्वेश्चन ये बोल रहा है कि हमने 3 में से बिना देखे हुए एक क्वाइन को उठा लिया। किस क्वाइन को उठाया ये हमको मालूम नहीं है, ये हमको बताया गया नहीं है, लेकिन बस इतना बोला गया कि 3 में से हमने एक क्वाइन को उठाया और उसको टॉस किया। तो 3 में से आप किस क्वाइन को उठाए हैं ये आपको क्लियर नहीं है, लेकिन टॉस आप उसको किए हैं। टॉस करने पे हेड मिलेगा, इसका चांस क्या है? तो देखिए हमारा टारगेट क्या है? क्वाइन को टॉस करने पे हेड। लेकिन दिक्कत यह है कि अगर एक क्वाइन होता और वो फेयर क्वाइन होता तो हम सीधा सीधा बोलते 1/2। ये क्वाइन होता कि देखो ये सेकेंड क्वाइन सिलेक्ट किए तो हेड आने का चांस, तो हम सीधे आंसर देते 75/100, यानी 3/4। ये क्वाइन होता, बोलता इस क्वाइन को टॉस किए हेड आने का चांस बताओ, 1। लेकिन दिक्कत इसमें यह है कि आपको इसमें हेड क्वाइन कौन सा है यही नहीं बताया है। लेकिन टारगेट आपको वो पूछ रहा है जो इसके द्वारा भी हो सकता है, इसके द्वारा भी हो सकता है, इसके द्वारा भी हो सकता है, यानी हेड आना ये क्वाइन भी दे सकता है, ये भी दे सकता है, ये, यानी हेड इन तीनों मीडियम में किसी मीडियम से भी पॉसिबल है। तो जब आपको कोई टारगेट का प्रोबेबिलिटी पूछे और वो टारगेट कई मीडियमों में संभव है, किस मीडियम का यूज किया गया है ये आपको पता नहीं है, लेकिन इतना मालूम है कि वो टारगेट इस मीडियम से भी हो सकता है, इस मीडियम से भी हो सकता है, इस मीडियम से भी हो सकता है, लेकिन विच मीडियम इज यूज्ड ये आपको पता नहीं हो, तो उस केस में टारगेट का जो प्रोबेबिलिटी होगा, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए टारगेट, तो जैसे इस केस में हेड आने का पूछा तो हेड इससे भी संभव है, इससे भी संभव, इससे भी। तो आप उस टारगेट का जब प्रोबेबिलिटी लिखने जाओगे तो सबसे पहले आपको पता नहीं है कि मीडियम कौन सा है, तो बारी बारी से पहले मीडियम के आने का प्रोबेबिलिटी लिखोगे। यानी पहले लिखोगे प्रोबेबिलिटी फॉर सिलेक्टिंग मीडियम फर्स्ट, और जब आप यहाँ डाटा लिख दोगे पहला मीडियम के आने का, तो इसी मीडियम में अपने टारगेट का प्रोबेबिलिटी का डाटा लिखोगे। यानी आपको जो टारगेट दिया है उसका प्रोबेबिलिटी लिखना है, लेकिन ये टारगेट कौन से मीडियम से आया है वो क्लियर नहीं हो, तो हम हर एक मीडियम का यूज करेंगे। पहले जाएंगे पहला मीडियम और उसमें 2 डाटा लिखेंगे। पहला उस मीडियम के आने का प्रोबेबिलिटी इनटू उस मीडियम में अपने टारगेट के आने का प्रोबेबिलिटी, प्लस का साइन देंगे। उसी प्रकार से दूसरे मीडियम के आने का प्रोबेबिलिटी गुना दूसरे मीडियम में टारगेट के आने का प्रोबेबिलिटी, तीसरे मीडियम के आने का प्रोबेबिलिटी गुना तीसरा मीडियम में टारगेट के आने का प्रोबेबिलिटी। इसी को आप रिजल्ट को मिला के जोड़ देंगे तो आपको टारगेट का जो प्रोबेबिलिटी है वो पता चल जाएगा। तो उदाहरण के लिए जैसे इसमें कहा गया 3 क्वाइन था, क्वाइन 1, क्वाइन 2, क्वाइन 3। अब देखिए आपसे पूछा हेड आने को 1, इसमें पहला लाइन क्या बोला? 1 ऑफ क्वाइन, कोई एक सिक्का को हमने क्या किया है? सिलेक्ट किया है और इसको क्या किया? टॉस।
तो वन ऑफ कॉइन, किस कॉइन को टॉस किया यही नहीं पता है, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, बारी बारी से तीनों कॉइन के पास जाएंगे। तो लिखेंगे प्रोबेबिलिटी फॉर गेटिंग हेड इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी फॉर सेलेक्टिंग कॉइन 1 यानी C1 गुना जब C1 आया है तब हेड के आने की प्रोबेबिलिटी प्लस PC2 गुना जब C2 आया है तो हेड आने का प्रोबेबिलिटी और प्लस PC3 गुना जब C3 आया है तो हेड आने का प्रोबेबिलिटी। अब देखो PC1 यानी क्वाइन 1 सेलेक्ट होगा, इस बात की प्रोबेबिलिटी। तो देखो 3 क्वाइन आपके पास रखा हुआ है और तीनों क्वाइन में कोई भेदभाव नहीं है कि आप इसको सिलेक्ट करोगे ज़्यादा चांस है, इसको सिलेक्ट करोगे, ऐसा कुछ नहीं है। सिंपल 3 आदमी है, किसी को भी जब सिलेक्ट करना हो तो वहाँ फेयर क्या होता है, प्रोबेबिलिटी जो है फेयर रूप से बट जाएगा। तो यानी 3 आदमी है, 3 हिस्सों में बट जाएगा। तो क्वाइन 1 के आने का चांस 1/3 लिखाएगा, क्वाइन 2 के आने का चांस 1/3, क्वाइन 3 के आने का भी चांस 1/3। तो पहला डाटा हम सिक्का 1 के सिलेक्ट होने का लिखेंगे 1/3। अब इस सिक्के में अपना टारगेट यानी हेड कितना चांस है आने का, तो बताइए। जब पहला क्वाइन में हम सिलेक्शन करेंगे तो पहला क्वाइन आपका अच्छा क्वाइन था, तो उसमें हेड आने का आपका प्रोबेबिलिटी तो सीधे सीधे 1/2 लिखिएगा। क्वाइन 2 आने का प्रोबेबिलिटी, तो क्वाइन 2 आने का जो प्रोबेबिलिटी है वापस से 1/3। दूसरे क्वाइन में जो हेड का डाटा है वो 75% था, तो 75% यानी 3/4। तो यहाँ आप लिखोगे 3/4। तीसरे क्वाइन का सिलेक्शन 1/3 और उसमें आपको हेड आने का प्रोबेबिलिटी, तो तीसरा क्वाइन में दोनों जगह क्या था, हेड, तो उसका हेड मिलने का चांस तो 100% होगा। इसी को आप सिंप्लीफाई कर लो, यहाँ 6 हो गया, यहाँ 12 यानी 12 एलसीएम कर लो, यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ आपका 4 आएगा। तो 9/12 यानी 3/4। तो 3 में से हम कोई भी एक क्वाइन लेकर के जब टॉस करेंगे तो 3/4 चांस है कि हेड हमको मिलेगा। तो देखिए यही आपको टोटल थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी है। इसमें टारगेट किस मीडियम से आया है ये मीडियम का नहीं बताता है, तो हम बारी बारी से सभी मीडियमों को सिलेक्ट करते हैं और उसमें अपना टारगेट के आने का कितना चांस है, प्रोबेबिलिटी है, वो लिख के मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखते हैं और एग्जांपल से। देखिए इस एग्जांपल को देखिए, इस तरह का क्वेश्चन मिलेगा आपको। जैसे एक बैग है, इसमें आपको हमने लिखा 5 रेड 3 वाइट, एक बैग बी है, B2 बैग है जिसमें 4 रेड 4 वाइट है। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि हम जो है 2 बैग में से किसी एक बैग को सिलेक्ट किए। अब किस बैग को सिलेक्ट किए ये इसमें पता नहीं है, ठीक है। तो 2 में से एक बैग को सिलेक्ट किए और 2 बॉल निकाले, ठीक है। कितना चांस है कि ये दोनों बॉल जो हम निकाले हैं वो रेड होगा, यानी कि आपको इसमें 2 बैग था, 2 में से एक को हमने क्या किया, सिलेक्ट किया और 2 बॉल हमने निकाला, 2 बॉल्स ड्रॉन। अब क्वेश्चन बोल रहा है कितना चांस है कि ये 2 बॉल जो आप निकाले हैं वो रेड है, ठीक है। अब सोचो, रेड बॉल दोनों का दोनों रेड होना चाहिए, लेकिन हम किसको सिलेक्ट किए हैं, इसको कि इसको ये क्लियर नहीं है। तो हम बारी बारी से बैग B1 का भी डाटा लिखेंगे, बैग B2 का भी डाटा लिखेंगे। तो हम यहाँ पे अब इस क्वेश्चन को लिख के अगर बनाना हो तो 2 बातें लिखेंगे, एक मीडियम का इवेंट अलग, टारगेट का इवेंट अलग। यानी यहाँ पे लिखेंगे इवन इवेंट है बैग 1 के लिए, तो ऐसे लिखा जाएगा। E2 इवेंट है आपका बैग 2 के लिए। जो आपका टारगेट है आप उसको E से लिखो, E इवेंट है आपका 2 रेड बॉल मिलने का, 2 रेड बॉल मिलने का। इसी का प्रोबेबिलिटी आपसे पूछा है, तो जिसका प्रोबेबिलिटी पूछता है हम वो लिखेंगे। और ये किस मीडियम से, किस बैग से 2 बॉल निकालने हैं ये हमको पता नहीं है, तो हमने बोला कि दोनों बैग के पास आपको जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे बैग 1 को सिलेक्ट करने का चांस, यानी P E1 लिखिएगा।
और गुना जब बैग 1 आया होगा तो उसमें अपना टारगेट यानी E, तो बैग 1 जब आया होगा तो उसको नीचे लिखेंगे, उसमें अपना टारगेट का प्रोबेबिलिटी, प्लस का साइन देना है, सेकेंड बैग के आने का डाटा गुना जब सेकेंड बैग आया होगा तो उसमें बैग 1 को सिलेक्ट करने का प्रोबेबिलिटी। अब देखो P1, तो P1 मतलब बैग 1 को सिलेक्ट करने का प्रोबेबिलिटी। अब सोचो बैग 1 को हम सिलेक्ट करेंगे तो बैग 1 दो बैग है और दोनों में किसको सिलेक्ट करना है, इसको लेकर कुछ विशेष कंडीशन नहीं दिया है, तो यानी हम दोनों में समान रूप से प्रोबेबिलिटी को बांट देंगे। तो दो बैग में बैग 1 सिलेक्ट आएगा, उसका 50% चांस है यानी 1/2। अब सोचिए जब दो बैग है, ठीक है, और पहला बैग आप चुनेंगे तो पहला बैग में देखो 5 रेड है और 3 वाइट, ठीक है, 5 रेड है और 3 आपका क्या है, वाइट। तो 5 रेड और 3 वाइट, 5 रेड है आपका बैग 1 में, 5 रेड 3 वाइट। तो आपने चूंकि 2 बॉल सिलेक्ट किया है और दोनों आपको रेड चाहिए, तो 2 बॉल इस बैग से जब निकालेंगे तो टोटल आउटकम्स नीचे लिखेंगे। तो टोटल बॉल्स की संख्या 8 है, 3 है कि 8 लिख देंगे, नहीं 8 है, तो हम 8 में से 2 का सिलेक्शन कर रहे हैं तो 8C2 नीचे लिख देंगे, और वो दोनों बॉल रेड होने का बात किया है तो 5C2 ऊपर लिखाएगा, प्लस का साइन, मीडियम 2 के आने का चांस, तो मीडियम 2 यानी बैग 2 के आने का चांस। तो 2 बैग है, दूसरा बैग होने का भी सेम सिलेक्शन होने का सेम डाटा 1/2 लिखाएगा। इस बैग में 4 रेड 4 वाइट है, तो बोल रहा है कि 2 बॉल निकाला गया है, तो 2 बॉल फिर से निकाले हैं, इसका मतलब 8 में से 2 निकाले हैं, तो नीचे आप 8C2 लिख दीजिए। और उस दोनों बॉल रेड हो तो इसमें रेड की संख्या 4 है तो 4C2, तो ये आपको प्रोबेबिलिटी निकल जाएगा रेड बॉल होने का। अब इसी को आप थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो। अब देखो C2 मतलब नीचे 1 गुना 2 आएगा, यहाँ भी 1 गुना 2 तो कट जाएगा, 5 2 बार घट के लिखाएगा तो 5 गुना 4, 8C2 है, 2 बार ये घटेगा 8 गुना 7, 1 2 1 2 तो कट ही जाएगा। उसी प्रकार से 4C2 है तो नीचे 1 2 लिखाएगा, यहाँ भी 1 गुना 2 कट जाएगा, 2 बार घटा के लिखाएगा 4 गुना 3 8 गुना 7। अब इसके बाद आप इसको कॉमन कर लो, एलसीएम कर लो, जो आए वही आपका आंसर हो जाएगा। तो देखो 2 गुना 56 नीचे आ जाएगा, 20 प्लस 12 ऊपर आ जाएगा, तो ये आपका 32/2 गुना 56, 8 चौके 32, 8 सते 56 यानी 2/7। 2/7 है कि दोनों बॉल जो हम निकालेंगे वो रेड बॉल हो जाएगा। तो देखो ये आपको समझना है इसमें मीडियम की बात। मीडियम समझ गए, मीडियम जब नहीं दे तो हम हर मीडियम के पास जाएंगे और उसमें अपना टारगेट खोजेंगे, लेकिन 2 डाटा लिखेंगे, मीडियम का आना और टारगेट का मिलना। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। देखिए एक जो है, मान लीजिए कि एक विद्यार्थी जो है वो आपका एक क्वेश्चन को, है ना, एक क्वेश्चन को 2 तरीके से बनाता है, या तो वो गेस करता है या तो उसका आंसर वो जानता है, या तो वो गेस करता है या तो उसका आंसर जानता है। 1/4 चांस है कि वो गेस करके बनाएगा और 3/4 चांस है कि वो आंसर जानता है। जब वो गेस करेगा तो उसका आंसर सही हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, इस बात का प्रोबेबिलिटी 1/4 है। तो अब क्वेश्चन कह रहा है कि हमने उसको एक सवाल दिया और उसने उस सवाल का जवाब दिया, तो कितना चांस है कि उसके द्वारा दिया गया आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो सोचिए आपसे क्या पूछा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है कि एक सवाल देने के बाद उसका जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो करेक्ट होना, उसने जो जवाब दिया वो जवाब करेक्ट होना, तो करेक्ट होना गेस के माध्यम से भी संभव है और करेक्ट होना इस मीडियम से, जब वो जानते हुए बनाएगा तो उसमें करेक्ट होना संभव है। यानी करेक्ट होना दोनों ही
गेस वाले मीडियम से भी हो सकता है सही और जानते हुए भी हो सकता है सही। तो पूछ रहा है कितना प्रोबेबिलिटी कि उसका आंसर सही होगा। अब सोचिए कितना प्रोबेबिलिटी कि उसका आंसर सही होगा, तो लिखेंगे प्रोबेबिलिटी फॉर करेक्ट आंसर, शॉर्ट में अगर बना दे तो ये हो जाएगा आपका कि वो आंसर दिया कैसे, पहले करेक्ट होना तो बाद की बात है, वो आंसर दिया कैसे। तो आंसर देने का दो रास्ता था, गेस और जानना। तो यहाँ लिखे प्रोबेबिलिटी फॉर गेसिंग द क्वेश्चन, गुना जब वो गेस किया है तब आंसर करेक्ट हो जाएगा उसका चांस, प्लस का साइन देंगे। प्रोबेबिलिटी फॉर नोइंग द आंसर, जानने का प्रोबेबिलिटी, गुना जब आंसर जानते हुए दिया है तब करेक्ट होने का चांस। अब सोचिए गेस करने का प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन ने दे दिया है 1/4, क्वेश्चन को गेस करके बनाएगा इस बात का चांस है 1/4, तो आप यहाँ 1/4 लिखोगे। और जब गेस करके बनाएगा और आंसर हो जाएगा करेक्ट तो उसके बारे में भी बता दिया है 1/4, प्लस नोइंग द आंसर, जान करके बनाना। अब सोचिए जानने का भी चांस आपको 3/4 दे दिया है, गुना इस लाइन को ठीक से पढ़िए, प्रोबेबिलिटी फॉर करेक्ट आंसर जब वो जानते हुए बनाया है। जब वो जानते हुए बनाया मतलब आंसर उसका वो जानता था, तो जब आंसर वो जानता था तो उसके द्वारा जो लिखा गया रिजल्ट है वो 100% है कि सही होगा, क्योंकि जब वो आंसर जानता ही था, जानते हुए मीडियम से बना रहा, तो आंसर तो 100% सही होना ही होना है। तो क्या हो जाएगा, जानते हुए जब बनाएगा तो 100% चांस है कि उसका आंसर सही। तो बस अब इसी को आप सिंप्लीफाई कर लो, तो ये आपका हो जाएगा प्रोबेबिलिटी फॉर करेक्ट आंसर। अब देखिए इसी को बोलते हैं टोटल थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी। इसी को जब हम आगे बढ़ा देते हैं, एक लाइन आगे बढ़ा देते हैं, तो अब वो एक नए थ्योरम का क्वेश्चन बन जाता है जिसको बेस थ्योरम कहते हैं। इसी क्वेश्चन को हम बोलते कि देखो 1/4 चांस है कि वो गेस करेगा, 3/4 चांस है कि वो जानता है आंसर सही होगा गेस करने पे, ये दिया हुआ है। उसने क्वेश्चन को सॉल्व किया और पता चला कि उसका आंसर करेक्ट है, तो अब बताइए कितना प्रोबेबिलिटी है कि वो जानते हुए बनाया था। इस बार उसने एक रिजल्ट एक्स्ट्रा दे दिया, उसने ये बोला कि उसने जो आंसर दिया है वो करेक्ट है, ऐसा आपको हम बता दिए। तो सोचिए करेक्ट है ये आपको बता दिया है, तो करेक्ट होने का आपको मीडियम पूछ रहा है। इस बार आपको करेक्ट होने का पूछा था तो आप दोनों मीडियम में गए, लेकिन इस बार पूछ रहा है कितना चांस है कि वो जानते हुए आंसर दिया है और उसका आंसर करेक्ट है। तो कहने का मतलब यह है कि बेस थ्योरम इसी को आगे बढ़ाया जाता है। तो इसको आप ऐसे डायग्राम से समझो कि जैसे मान लीजिए E1 E2 E3, देखिए ये E1 है, E2 है, E3 है, चलिए या चलो एक E4 भी ले लिए। 4 माध्यम है और चारों माध्यम से जुड़ा हुआ एक टारगेट है जिसका नाम है E। तो बेस थ्योरम में इसके बारे में बता दिया जाता है कि देखो ये चीज हुआ है और किसी एक मीडियम के आने का प्रोबेबिलिटी आपसे पूछेगा। तो ये है बहुत आसानी, इसी को आगे बढ़ा देना है। कैसे, देखिए क्वेश्चन वाला भी जो हमने एग्जांपल दिया उसमें गेस किया गया और जाना गया, ये 2 मीडियम है। गेस करने का चांस 1/4, जान करके बनाने का चांस 3/4, और करेक्ट होना दोनों से जुड़ा हुआ, यह है करेक्ट होना। ठीक है, इसमें जो करेक्ट होना है वो आपका 1/4 हिस्सेदारी है, जानते हुए सही होने का 1 हिस्सेदारी होगा। ठीक है, और ये चीज बता दिया है कि ये हो चुका है। तो जो इसमें यही ट्रिकी पॉइंट है, यहीं पे सोचना है। जो आपको बता दिया है कि हो चुका है, आप उसका डाटा पहले निकाल लो। तो आपसे क्या पूछ रहा है कि आंसर सही हो चुका है, तो हम सही होने का पहले प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे। तो सही होना 2 मीडियमों से संभव था, तो पूरा ऐसे लिखेंगे, पहला मीडियम गुना पहला मीडियम में सही होना, प्लस दूसरा मीडियम गुना दूसरे मीडियम में सही होना। अब देखिए पहला मीडियम का आप डाटा देख लो 1/4, और इस मीडियम में सही होने का डाटा 1/4, जानने का 3/4 और गुना इसमें सही होने का 1।
अब देखिए, अब आपसे पूछ रहा है कितना प्रोबेबिलिटी है कि वो जानता था, यानी मीडियम 2 का प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। यानी आपसे जानने का प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है कब, जब पता चल गया है कि आंसर करेक्ट है तब। तो आप ऐसे लिखेंगे प्रोबेबिलिटी फॉर नोइंग द आंसर, जब हमको पता चला है कि आंसर सही हुआ है, यानी जानने का प्रोबेबिलिटी इस कंडीशन में निकालना है। तो नीचे जो लिखा है इस पूरा डाटा का वैल्यू जो हम अभी निकाले हैं उसको आपको नीचे रखना है, और उसमें जानने का जो हिस्सेदारी है यानी ये वाला पार्ट, इसको आपको ऊपर रखना है। यही आपका बेस थ्योरम का तरीका है बनाने का। तो बेस थ्योरम हम अगले क्लास में डिटेल में देखेंगे। यहाँ पे आपको बस बताया गया कि ये कैसे लिंक है किससे, टोटल थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी से। तो ये टोटल थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी समझ गए, तो बेस थ्योरम उसी का एक स्टेप आगे है। अगले वीडियो में हम एग्जाम्पल देखेंगे बेस थ्योरम।